एक छोटे से शहर में एक बिरयानी की दुकान थी। उस दुकान का मालिक एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, जिसका नाम रामू था। रामू अपनी दुकान पर हर दिन सुबह से शाम तक काम करता था। वो अपने ग्राहकों को हमेशा ताज़ा और स्वादिष्ट बिरयानी परोसता था। रामू की बिरयानी इतनी प्रसिद्ध थी कि लोग शहर के दूसरे हिस्सों से भी उसकी दुकान पर आते थे। अरे वाह 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 वाह, बिरयानी का क्या स्वाद है। ऐसी बिरयानी पूरी दुनिया में कहीं और खाने को मिल ही नहीं सकती। अरे ये तो बस आप लोगों का प्यार है भैया, वरना मैं भी वैसी ही बिरयानी बनाता हूँ जैसी बिरयानी बाकी सब लोग बनाते हैं। नहीं भैया, बिरयानी में प्यार तो तुम मिलाते ही हो, लेकिन इसका स्वाद भी लाजवाब होता है। इस दुनिया में तुम जैसी बिरयानी कोई और बना ही नहीं सकता है। रामू के ग्राहक अक्सर उसकी तारीफ किया करते थे और उसका काम भी अच्छा चल रहा था। एक दिन रामू अपनी दुकान से घर जा रहा था। जब रामू अपने घर पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी छोटी बहन राधा और उसके जीजा मुकेश उसके घर पर आए हुए थे। अरे राधा, जीजा जी, आप यहाँ पर? आने से पहले आपने मुझे बताया नहीं, वरना मैं बाहर से कुछ मिठाइयाँ खरीद कर ले आता। नहीं, वो तो मैं अपने एक दोस्त से मिलने आया था, तो सोचा गांव पास ही है तो आप लोगों से भी मिलता चलो। ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया, इसी बहाने मुलाकात तो हो गई। सीमा, तुमने सबको चाय तो पिलाई ना? अरे नहीं, अभी बना रही हूँ। आपके आने से 2 मिनट पहले ही राधा और जीजा जी आए हैं। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। रामू हाथ मुंह धोकर आता है, तभी सीमा सबके लिए चाय लेकर आती है। चाय की चुस्की भरते ही मुकेश रामू से कहता है, लगता है आपकी बिरयानी का काम बहुत अच्छा चल रहा है। घर में पहले से ही काफी ज्यादा बदलाव हो गए हैं। पहले तो घर टूटा फूटा था, लेकिन अब तो अपने घर को पक्का करवा लिया है आपने। हाँ जीजा जी, आपने सही कहा। गांव में बिरयानी का काम अच्छा चल रहा है, तो कोई और परेशानी ही नहीं है। सोच रहा हूँ अगले साल 1 मंजिला और बनवा लेता हूँ घर पर। अरे वाह, इसका मतलब तो काम कुछ ज्यादा ही अच्छा चल रहा है। लेकिन मेरा काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा। क्यों, क्या हो गया? आपके पास तो अच्छी नौकरी थी, तो अचानक क्या हो गया? बस क्या बताऊं रामू भैया, जब समय ठीक नहीं होता तो कुछ भी ठीक नहीं होता। हमारे मालिक ने बहुत से लोगों को काम से निकाल दिया। दरअसल वो गैर कानूनी काम करता था और कुछ लोगों ने उसे देख लिया था। उन लोगों में से मैं भी था, इसलिए उसे डर हुआ तो उसने मुझे काम से निकाल दिया। हाँ भैया, और जब से इनकी नौकरी गई है, घर में बहुत तंगी आ गई है। हमने सोचा कि हम अपना ही कोई काम शुरू करेंगे, और आपको बिरयानी बनानी बहुत अच्छी आती है, तो हमने सोचा कि आपसे ही बिरयानी बनाना सीख लेंगे और अपना काम शुरू कर लेंगे। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा सोचा राधा। वैसे भी जितना मुनाफा अपने काम में है, उतना नौकरी में नहीं है। तुम लोग कुछ दिन यहीं रुक जाओ, और तो और तुम्हारे भैया जीजा जी को अच्छे से बिरयानी बनाना सिखा देंगे। सीमा और मुकेश कुछ दिन रामू के घर पर रुकते हैं और रामू मुकेश को अच्छी तरह बिरयानी बनाना सिखा देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भैया, जो आपने मुझे ये बिरयानी बनानी सिखाई। अब मैं भी अपने गांव जाकर यही काम शुरू करूंगा। मुकेश राधा के साथ वापस अपने घर आ जाता है और राधा से कहता है, राधा, मुझे अपने गहने दो, मुझे अपना बिरयानी का काम शुरू करना है। क्या? लेकिन बिरयानी का काम शुरू करने में गहनों की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास पैसे थे तो सही। हाँ थे, लेकिन मुझे किसी के उधार पैसे चुकाने थे, तो वो पैसे मैंने दे दिए। क्या? ये तुम कैसे बातें कर रहे हो? वो पूरे 2 लाख रुपए थे। आखिर तुमने इतने सारे पैसे किससे उधार लिए हुए थे? तुम तो ऐसे भोली बन रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। कंपनी के मालिक ने जो मुझ पर केस किया था, उसके लिए वकील को जो फीस दी थी, वो याद नहीं तुम्हें? उन पैसों को मैंने उधार लेकर ही तो दिया था। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। लेकिन अगर हमारा बिरयानी का काम नहीं चला तो क्या होगा? हमारे पास ले देकर ही वैसे थोड़े बहुत ही गहने ही बचे हैं। अगर ये भी हाथ से चले गए तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। बात तो तुम ठीक कह रही हो राधा, लेकिन इसके अलावा हमारे पास चारा भी क्या है? अरे चारा है, बिल्कुल है। तुम वापस भैया के पास जाओ और उन्हें बोलो कि दुकानदारी की बिल्कुल भी समझ नहीं है, तो क्या मैं कुछ समय के लिए आपके साथ काम कर सकता हूँ? तुम उनके साथ ही मिलकर काम करो और पैसों का आधा आधा बांट लेना।
इससे हमें किराया भी नहीं देना पड़ेगा और बिना लागत के हमारा मुनाफा भी हो जाएगा। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार निकली। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी समझदार हो। मैं आज ही तुम्हारे भाई के पास वापस चला जाऊंगा। मुकेश अपने फायदे के लिए फिर से रामू के पास जाता है और उससे इस बारे में बात करता है। इससे आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना रामू भैया? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वैसे भी अकेले काम करते करते परेशान हो जाता हूँ, तो दोनों मिलकर काम को बांटकर अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। रामू मुकेश की बातों में आ जाता है और दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। रामू मुकेश के साथ बहुत ही ईमानदार था। भले ही काम में उसकी कोई लागत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उसे मुनाफे के आधे पैसे देता था। अच्छा सुनो मुकेश, मुझे कुछ दिनों के लिए सीमा के साथ उसके घर जाना है। उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है और सीमा का कोई भाई भी नहीं है ना, तो हम दोनों को ही उनकी देखभाल करनी है। हम कुछ दिनों में लौट आएंगे, तब तक तुम यहाँ बिरयानी की दुकान का ध्यान रखना, ठीक है? अरे आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और रोज रोज घर जाने से अच्छा राधा को भी यही बुला लेता हूँ। जब आप लोग वापस आ जाओगे तो राधा को घर भेज दूंगा। अच्छा ठीक है मुकेश, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब मैं चलता हूँ, ठीक है? रामू सीमा के साथ अपने ससुराल चला जाता है और मुकेश राधा को वहाँ बुला लेता है। अरे ये क्या, एक बिरयानी की प्लेट की कीमत सिर्फ 50 रुपए? अरे नहीं राधा, वो हाफ प्लेट की कीमत है। फुल प्लेट बिरयानी तो 100 रुपए की है। अरे लेकिन फिर भी ये तो बिल्कुल सस्ती है। बाहर नहीं देखा क्या बिरयानी कितनी महंगी मिलती है? और भैया तुम्हारे भरोसे बिरयानी की दुकान छोड़कर गए हैं, तो कम से कम तब तक तो इस बात का कुछ फायदा उठाओ। क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं। अरे मतलब कि इतनी बड़ी प्लेट में बिरयानी देने की क्या जरूरत है? छोटी प्लेट लानी शुरू कर दो और ग्राहकों को थोड़ी कम बिरयानी देना शुरू कर दो। जितनी बिरयानी में तुम 10 प्लेट बिरयानी बेचते हो, उतनी ही बिरयानी में 12 से 13 प्लेट बिरयानी बेच सकते हो। इससे तो ऊपर के पैसे भी कमा पाओगे और किसी को तुम पर शक भी नहीं होगा। अरे लेकिन अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया तो? तुम चिंता मत करो, भैया को कुछ नहीं पता लगेगा। बिरयानी तो तुम उतनी ही बेचोगे ना, बस ऊपर की प्लेट के पैसे तुम रख लेना, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। राधा के कहने पर मुकेश अब ऐसा ही करता है, लेकिन ग्राहकों को कुछ गड़बड़ लगती है। भैया, पहले जब आप बिरयानी बेचते थे तो बिरयानी ज्यादा अच्छी लगती थी, लेकिन अब प्लेट में बिरयानी कम लगती है। जब से रामू भैया यहाँ पर नहीं है, तब से बिरयानी में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। अरे क्या भैया, आप लोग भी प्लेट को जरा ध्यान से देखो, पूरी प्लेट में बिरयानी ही बिरयानी भरी हुई है। आपको प्लेट कहीं से खाली दिख रही है क्या, जो ये कह रहे हो कि बिरयानी कम है? प्लेट भले ही बिरयानी से भरी हुई हो, लेकिन बिरयानी पहले से कम है। लगता है आप लोगों ने प्लेट का साइज छोटा कर दिया है। रामू भैया यहाँ पर नहीं है तो ग्राहकों के साथ बेईमानी कर रहे हो। ऐसा आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि हम आप सबके साथ बेईमानी करेंगे? और बात रही प्लेट की, तो वो तो हम दुकानदार से खरीदते हैं। वो हमें जैसी प्लेट देता है वैसी प्लेट में ही हम आपको बिरयानी देते हैं। राधा ग्राहकों को बातों में फुसला लेती है। जब तक उसके भैया भाभी वापस नहीं आते, तब तक वो दोनों खूब पैसों की हेराफेरी करते हैं। कुछ दिन बाद जब रामू और सीमा वापस आते हैं, तो रामू फिर से दुकान पर जाना शुरू कर देता है। अरे जीजा जी, इस बार ये बिरयानी की प्लेट कुछ छोटी सी नहीं लग रही है? हाँ, वो प्लेट वाला गलती से ये वाली प्लेट देकर चला गया था, लेकिन मैंने उसे बोल दिया है अगली बार से पहले वाली प्लेट ही देकर जाएगा। ओह अच्छा अच्छा। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी कुछ दिन बाद, इस बार तुमने अभी तक अपने दुकान का किराया नहीं दिया। हर बार तो तुम समय पर दे देते हो। इस बार तुम्हारा काम अच्छा नहीं चल रहा क्या? अरे नहीं नहीं भैया, दरअसल मैं अपनी पत्नी के साथ उसके घर गया था, तो इस बीच ध्यान नहीं रहा। मुझे लगा मुकेश भैया ने किराया दे दिया होगा। आप बैठिए, मैं बस अभी पैसे लेकर आता हूँ। रामू दुकान के मालिक को उसके पैसे देता है और मालिक पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी मुकेश रामू से कहता है, रामू भैया, आप इतने समय से दुकान का किराया भर रहे हो, इतने पैसों में तो आपने आधी दुकान खरीद ली होती। मैं तो कहता हूँ लोन लेकर दुकान को खरीद लो। कम से कम लोन के पैसे भरोगे
तो उसके बदले ये दुकान आपके नाम पर तो हो जाएगी। ये बात तो मैंने कभी सोची ही नहीं जीजा जी, लेकिन आपका विचार बहुत अच्छा है। मेरा एक दोस्त भी है जो यही बात कह रहा था, और वो मुझे बैंक से लोन भी दिलवा सकता है, क्योंकि वो बैंक में ही काम करता है ना। मैं जल्द से जल्द इस बारे में बात करता हूँ। मुकेश के कहने पर रामू बैंक से लोन लेकर दुकान को खरीद लेता है, लेकिन मुकेश ने जानबूझकर उसे दुकान खरीदने को कहा था ताकि वो उसके साथ हेरा फेरी कर सके। अब तो दुकान तुम्हारे भाई के नाम पर हो गई है राधा, तो क्यों ना हम बेईमानी से वो दुकान अपने नाम पर करवा ले। उसके बाद वो सारी जमीन भी हमारी और दुकान का सारा मुनाफा भी हमारा। अरे तो सोच क्या रहे हो? वैसे भी कौन सा मेरा सगा भाई है जो मैं उसके फायदे और नुकसान के बारे में सोचूं? सौतेले भाई के नुकसान से मुझे क्या लेना देना। लगभग 6 महीने बाद मुकेश एक दिन रामू के पास कुछ कागजात लेकर जाता है। रामू भैया, सुबह आप जब सामान लेने गए थे तो बैंक वाला आया था इस महीने की किस्त लेने के लिए, तो मुझे पैसे दे दीजिए, मैं बैंक में जमा करवा जाऊंगा, और इन कागजात पर दस्तखत भी कर दीजिए। ये किस्तों की कागज है। अच्छा ठीक है जीजा जी। रामू पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उन कागजात पर दस्तखत कर देता है और मुकेश बिरयानी की दुकान को अपने नाम करवा लेता है। अगले दिन, ये लीजिए जीजा जी, इस महीने 60,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। इसमें से 30,000 रुपए आपके बनते हैं। 30,000 नहीं, ये पूरे के पूरे 60,000 मेरे हैं। लाओ, ये सारे पैसे मुझे दो। क्या ये आप मेरे साथ किस तरह का मजाक कर रहे हैं जीजा जी? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये दुकान मेरी है और इस दुकान में जो भी काम होता है उसका सारा मुनाफा मुझे मिलना चाहिए। लगता है आपको कुछ ज्यादा ही मजाक सूझ रहा है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुमने ही इस दुकान को मेरे नाम पर किया है और आज से इस दुकान को सिर्फ मैं ही संभालूंगा, इसलिए अभी के अभी निकलो यहाँ से। रामू को लग रहा था कि मुकेश उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब मुकेश उसे धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकालता है तब रामू को सब समझ में आ जाता है। मैं सोच नहीं सकता था कि तुम जैसे मेरे साथ इस तरह का बेईमानी करोगे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक पैसे की भी बेईमानी नहीं की है, और आज मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। देखना, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अरे जाओ यहाँ से। रामू ने अपनी बचत के पैसों से और बैंक से लोन लेकर दुकान को खरीदा था। अब दुकान भी उसके हाथ से चली गई थी और उसे बैंक का लोन भी भरना था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं बैंक का लोन कैसे भरूंगा। बैंक वाले तो आकर मुझे पकड़ लेंगे। अरे ऐसे कैसे पकड़ेंगे? और जब दुकान आपके नाम पर ही नहीं रही तो मत भरिए लोन। जिसने अपने नाम पर दुकान धोखे से करवाई है, अब वो ही लोन खुद ही भरेगा। मेरे पास कुछ गहने हैं, उन्हें गिरवे रखकर अपना एक बिरयानी का छोटा सा ठेला खोलिए और मुझे पूरा यकीन है कि आपका काम अच्छे से चल जाएगा। सीमा रामू का हौसला बढ़ाती है और रामू गांव में अपनी छोटी सी बिरयानी का ठेला खोल लेता है। अरे रामू भैया, तुमने तो गांव में अपनी दुकान खरीद ली थी, तो तुम ठेले पर बिरयानी क्यों बेच रहे हो? मैंने जिन लोगों पर भरोसा किया उन्होंने ही मुझे धोखा दिया और दुकान को अपने नाम धोखे से करवा लिया, इसलिए आज ये दिन देखना पड़ रहा है। क्या? कितने बुरे लोग हैं वो? एक तो आपने उनके बुरे समय में मदद की और अंत में उन्होंने ही आपको धोखा दे दिया। रामू बहुत ही मुश्किल से अपने काम को जमा रहा था। तभी एक दिन रामू के ठेले पर एक आदमी आता है जिसने सूट बूट पहना हुआ था। वो एक बूढ़ा आदमी था। बेटा, मैं इस शहर में किसी काम से आया था, लेकिन मेरी गाड़ी खराब हो गई। मैंने मैकेनिक के पास गाड़ी ठीक करने के लिए दी थी, तो मुझे भूख लग गई। मैं खाना खाने के लिए निकला तो कुछ लोगों ने मेरे सारे पैसे लूट लिए और मेरा मोबाइल भी छीन कर भाग गए। मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। क्या तुम कुछ खिला सकते हो? अरे हाँ, क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म बिरयानी लगाता हूँ। रामू उस आदमी को गर्मा गर्म बिरयानी खिलाता है और वो आदमी बिरयानी खाकर बहुत खुश होता है। तुम जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। मैं इतनी देर से परेशान हो रहा था,
मेरे पास पैसे न होने की वजह से कोई भी मुझे एक रोटी खिलाने को भी तैयार नहीं था, लेकिन तुमने मुझे इतने प्यार से इतना स्वादिष्ट बिरयानी खिलाई। इसके लिए तुम्हें तुम्हारा इनाम जरूर मिलेगा। अरे नहीं नहीं काका, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मैंने तो बस इंसान होने का फर्ज निभाया। मैं आपको अपना मोबाइल देता हूँ, आप अपने घर पर फोन कर लीजिए। वो आदमी रामू के फोन से अपने घर पर फोन करता है तो उनका ड्राइवर उन्हें लेने के लिए वहाँ जाता है। कुछ महीने बाद, अरे मुकेश भैया, अब तुम्हारी बिरयानी में वो मजा नहीं है, और ऊपर से तुम हर महीने बिरयानी का दाम बढ़ा देते हो। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? जब बाजार में सब्जियों का दाम बढ़ता है तो बिरयानी का दाम भी तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना। मैं अपनी जेब से थोड़ी ना पैसे खर्च करता रहूंगा, और पैसे है तो बिरयानी खाओ, वरना जाओ यहाँ से। हाँ? भला ये क्या तरीका हुआ अपने ग्राहकों से बात करने का? एक तो हम तुम जैसे बिरयानी की दुकान पर बिरयानी खा रहे हैं, ऊपर से तुम हमें ही तेवर दिखा रहे हो। चलो भैया, चलते हैं यहाँ से। उसके सभी ग्राहक उठकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी बैंक के कुछ लोग वहाँ पर आते हैं। हमें पता चल गया है कि ये दुकान अब तुम्हारे नाम हो गई है, लेकिन जिसने तुम्हें ये दुकान दी है उसने बैंक का लोन भरना बंद कर दिया है। तो इतने महीने तक पैसे ना भरने के कारण हमें तुम्हारे इस दुकान को जब्त करना होगा। क्या? अरे ऐसे कैसे तुम मेरी दुकान को जब्त कर सकते हो? जाकर इस दुकान के पुराने मालिक को पकड़ो और उससे पैसे लो। हम उसके पास गए थे, लेकिन उसने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि दुकान को हड़प लो। पहली बात तो तुमने ऐसी जमीन खरीदनी ही नहीं चाहिए थी, और खरीद ली तो भुगतना तो पड़ेगा। बैंक के कुछ लोग बिरयानी की दुकान को सील कर देते हैं। तभी कुछ दिन बाद वो आदमी फिर से रामू की दुकान पर आता है। अरे साहब, आप यहाँ? आप फिर से किसी परेशानी में फंस गए हैं क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे तो तुम्हारे हाथ की बिरयानी खानी है। मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा खाता चलूं। और उस दिन तुमने मेरे से पैसे भी तो नहीं लिए थे। अरे नहीं नहीं साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम आज इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं साहब, पिछले साल की जमीन खरीदी थी ना, जहाँ पर मैंने अपनी बिरयानी की दुकान बनाई थी, और मेरे जीजा ने मुझसे धोखा करके वो अपने नाम करवा लिया। फायदा तो उससे भी नहीं हुआ कुछ भी, लेकिन मेरे पास जमीन की लोन भरने के लिए पैसे नहीं थे, तो बैंक वालों ने जमीन को जब्त कर लिया है। बस यही सोच रहा हूँ कि अगर मेरे जीजा जी ने मेरे साथ ऐसा धोखा ना किया होता तो आज वो जमीन मेरे पास होती। अरे बस इतनी सी बात है, तुम चिंता मत करो। अगर उसने तुम्हारे साथ धोखा किया है तो तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस जरूर मिलेगी, और बैंक के लोन की भी चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वो आदमी इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी कुछ दिन बाद बैंक के कुछ लोग रामू के ठेले पर आते हैं। आप लोग कौन हैं? आप यहाँ पर बिरयानी खाने के लिए आए हैं क्या? अरे नहीं नहीं, हम बिरयानी खाने के लिए नहीं आए हैं, हम तो बैंक की तरफ से आए हैं। आपने बैंक से जो लोन लिया था वो किसी सावंत नाम के आदमी ने चुका दिया है, और आपके साथ जो फ्रॉड किया था ना, हमें उसके बारे में भी पता चल गया। उन्होंने आपके नाम पर लोन चुका दिया, तो दुकान फिर से आपके नाम कर दी गई है। अब आप फिर से अपनी दुकान के मालिक बन गए हैं। ये बात सुनकर तो रामू की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो सबसे पहले घर जाकर अपनी पत्नी को ये बात बताता है। क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी दुकान वापस मिल गई है। सच कहते हैं, इंसान अगर ईमानदार हो तो भगवान उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं करते हैं। आज आपकी ईमानदारी ने ही आपको जीत दिलाई है जी। तुमने सच कहा सीमा, और मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि जो व्यक्ति मेरे पास एक बार बिरयानी खाने के लिए आए थे वो मेरी इतनी बड़ी मदद करेंगे। भगवान ने उन्हें मेरे पास मेरी मदद के लिए ही भेजा था। इस तरह ईमानदार बिरयानी वाले रामू को फिर से उसकी दुकान वापस मिल जाती है, और मुकेश को जमीन के फ्रॉड के केस में जेल हो जाती है। इसलिए कहते हैं, हर काम हमेशा ईमानदारी से करो, क्योंकि उसका फल अंत में अच्छा ही होता है।
जबकि बेईमानी से किया गया काम अंत में हमेशा बुरा फल लेकर ही आता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी है बुद्धिमान मंत्री। एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में एक बुद्धिमान मंत्री रहते थे। उनका नाम मंत्री विद्यानंद था। वो अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन राज्य के राजा ने मंत्री विद्यानंद को एक समस्या का समाधान निकालने के लिए बुलाया। समस्या ये थी कि राज्य के दो पड़ोसी राज्यों के बीच एक विवाद चल रहा था और दोनों राज्य राजा से न्याय की मांग कर रहे थे। विद्यानंद, हमारे दो पड़ोसी राज्यों के बीच में युद्ध हो गया है। दोनों राज्य हमारे मित्र राज्य हैं और उनके राजा हमसे मदद मांग रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि हम किसकी मदद करें, क्योंकि दोनों राजा ही हमारे मित्र हैं। महाराज, ये एक बहुत ही जटिल समस्या है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस समस्या का समाधान निकालने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। विद्यानंद, मैं आपकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता पर पूरा विश्वास करता हूँ। मुझे पता है कि आप इस समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेंगे। जी महाराज, परंतु मुझे समस्या का समाधान निकालने के लिए थोड़ा समय चाहिए और इसके लिए मुझे दोनों राज्य के राजाओं से मिलना होगा। मंत्री विद्यानंद ने समस्या का समाधान निकालने के लिए अपनी पूरी कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने दोनों राज्यों के राजाओं से मिलने का फैसला किया और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। मंत्री विद्यानंद ने पहले राजा केशव से मुलाकात की। विद्यानंद, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझसे मिलने का समय निकाला। हमारा पड़ोसी राज्य हम पर हमला कर रहा है, इसलिए हमें अपनी रक्षा के लिए आपके राज्य की सहायता चाहिए। महाराज, मैं आपकी समस्या को समझता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूसरे राज्य के राजा भी मुझसे मिलने के लिए कह रहे हैं। मैं उनसे भी मिलना चाहता हूँ ताकि मैं समस्या को पूरी तरह से समझ सकूं। हो सकता है कि दोनों राज्यों के बीच का विवाद खत्म हो जाए। ठीक है विद्यानंद, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूसरे राज्य के राजा बहुत ही क्रूर और अन्यायी हैं। वह हमें बर्बाद करना चाहते हैं और वो जरूर आपको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए राजन, मैं मनुष्य के भीतर के भाव को अच्छी तरह से समझता हूँ। यदि मुझे उनके मन में थोड़ा सा भी छल कपट लगा तो मैं उसी क्षण अपने राजा को ये बताऊंगा और उसके पश्चात ये युद्ध में आपका ही साथ दूंगा। मंत्री विद्यानंद ने राजा केशव की बात सुनी और फिर दूसरे राज्य के राजा से मिलने के लिए चले गए। विद्यानंद, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझसे मिलने का समय निकाला। हमारा पड़ोसी राज्य हम पर हमला कर रहा है और हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। महाराज, मैं आपकी समस्या को समझता हूँ और मैं अभी दूसरे राज्य के राजा केशव से मिलकर ही आया हूँ, परंतु मुझे ये समझाइए कि आप उन पर क्रूरता क्यों कर रहे हैं? ऐसे युद्ध करना गलत है। आप मुझे बताइए कि युद्ध का कारण क्या है? विद्यानंद, राजा केशव बहुत ही लालची किस्म का राजा है और वो इस बात का फायदा उठाना चाहते हैं कि उसकी सेना हमारी सेना से बड़ी है। यदि वो हम पर आक्रमण करते हैं तो हम हार जाएंगे और वो हमें क्रूर बताकर आपको हमारे खिलाफ इसलिए कर रहा है ताकि वह आपका समर्थन न मिलने दे। मंत्री विद्यानंद ने राजा विक्रम की बात सुनी और फिर सोच में पड़ गए। मंत्री विद्यानंद यही सोचते सोचते अपने घर आते हैं। वो अपने घर के आंगन में बैठकर सोचते हैं कि दोनों राजाओं की बातें सुनने के बाद भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा राजा सही है और कौन सा गलत। तभी उनके मन में विचार आता है, यदि राजा केशव या राजा विक्रम में से कोई राजा क्रूर होता तो वो अपनी क्रूरता अपनी प्रजा पर जरूर दिखाता और ऐसे राजा के साथ राजा शिशिर कभी मित्रता नहीं करते। इसका मतलब दोनों राजाओं में से क्रूर तो कोई भी नहीं है। मंत्री विद्यानंद ने आगे का सोचा। और बात रही लालच की, तो वो इंसान के अंदर होता है जिसका पता इंसान को नहीं लग पाता।
इसका मतलब राजा विक्रम ठीक कह रहे थे। राजा केशव लालच में आकर ही ऐसा कर रहे हैं। मंत्री विद्यानंद को अब समझ आया कि राजा केशव की लालच ही इस समस्या की जड़ है। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें राजा शिशिर को इस समस्या का समाधान बताना होगा। मंत्री विद्यानंद ने राजा शिशिर के पास जाकर उन्हें सारी बातें बताई। उन्होंने राजा शिशिर से कहा, महाराज, मैंने दोनों राज्य के राजाओं से मुलाकात की है और मुझे लगता है कि राजा केशव झूठ बोल रहे हैं। वे आपका साथ पाकर पड़ोसी राज्य के धन को लूटना चाहते हैं। उनके मन में लालच के सिवाय और कुछ नहीं है। विद्यानंद, तुम्हारी बात सुनकर मुझे लगता है कि तुम्हारा अनुभव सही हो सकता है, लेकिन यदि मैं इस आधार पर दोनों में से राजा केशव का साथ ना देकर राजा विक्रम का साथ दूं, तो वो मुझे द्रोही समझेंगे और हर जगह मेरी बदनामी करेगा। महाराज, आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। मैं आपको पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कि राजा विक्रम एक अच्छे राजा हैं, परंतु दोनों राज्यों के राजा का मित्र होने के नाते आपको जरा योजना से काम लेना होगा। कैसी योजना मंत्री जी? योजना ये है कि यदि आप राजा विक्रम का साथ देते हैं तो राजा केशव की सच्चाई कभी किसी के सामने नहीं आएगी। इसलिए महाराज, मेरा सुझाव है कि आप राजा केशव का साथ देने का स्वांग रचिए। इससे दोनों राजाओं की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। मेरे अनुसार राजा विक्रम अच्छे हैं तो वो कोई छल नहीं करेंगे, परंतु राजा केशव आपका साथ मिलने के बाद कोई ना कोई छल जरूर करेंगे। तब आप उनका साथ छोड़कर धर्म का साथ दीजिए और राजा विक्रम के साथ मिलकर राजा केशव के विरुद्ध युद्ध कीजिएगा। इससे राजा विक्रम की जीत भी होगी और राजा केशव की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। विद्यानंद, तुम्हारा सुझाव तो बहुत ही अच्छा है। मैं राजा केशव का साथ देने का स्वंग रचूंगा और जब समय आएगा तो मैं न्याय करूंगा और राजा विक्रम का साथ दूंगा। राजा शिशिर ने मंत्री विद्यानंद की बात सुनी और फिर राजा केशव के पास जाने का फैसला किया। विद्यानंद, मैं राजा केशव के पास जाऊंगा और उन्हें कहूंगा कि मैं उनका साथ दूंगा। मुझे सबसे पहले उनका विश्वास जीतना होगा। ठीक है महाराज, लेकिन आपको जरा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि राजा केशव बहुत ही होशियार है और अगर उन्हें आपकी बातों में जरा सा भी संदेह हुआ तो वो पहले ही सचेत हो जाएंगे। विद्यानंद, मैं आपकी बात समझता हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं राजा केशव को जरा सा भी शक नहीं होने दूंगा। राजा शिशिर ने राजा केशव के पास जाने के लिए तैयारी की और फिर राजा केशव के दरबार में पहुँचे। राजा केशव ने बहुत ही आदर से अपने राज्य में राजा शिशिर का स्वागत किया। राजा शीर्षर, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझसे मिलने का समय निकाला और मेरी सहायता करने के लिए मेरे राज्य में आए हैं। राजा केशव, मैं आपका मित्र हूँ और आपके बुरे समय में आपकी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा राजन, परंतु मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था कि जिस तरह मैं आपका मित्र हूँ उसी तरह राजा विक्रम भी तो आपके मित्र है, तो आपने उनका साथ ना देकर मेरा साथ देने का निर्णय क्यों किया? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, परंतु आपका साथ देने का निर्णय मैं अपनी मंत्री जी के सहायता से ही लूंगा और इसका उत्तर भी आपको मेरी मंत्री जी ही देंगे। जैसी आपकी आज्ञा राजन। राजा केशव, जब मैं आपसे मिलने के पश्चात राजा विक्रम से मिलने गया तो मुझे उनकी बातों से ये पता लगा कि वो बहुत बड़े षड्यंत्र रचने वाले एक व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्ति का साथ देना हमारे राजा को शोभा नहीं देता। भले ही वो हमारे राज्य के मित्र है, परंतु धर्म का साथ देना ही राजा शिशिर के लिए सर्वोपरि है। आपकी ये बात सुनकर तो मैं आनंद विभोर हो गया कि आपको हम पर इतना भरोसा है और अभी आपके लिए स्वादिष्ट भोजन और आपके आराम के लिए बहुत से भव्य और सुंदर कक्ष को संवारते हैं।
राजा केशव राजा शिशिर और उनके मंत्री के लिए 2 भव्य और सुंदर कक्ष तैयार करवाते हैं। आधी रात के समय राजा शिशिर अपने कक्ष में सो रहे थे और उनके मंत्री विद्यानंद भी राजा के बगल वाले कक्ष में आराम कर रहे थे। तभी उन्हें कुछ अजीब सी आवाज आती है जो उनकी नींद को तोड़ देती है। ये किस प्रकार की आवाज आ रही है? भला इतनी रात को कौन बातें कर रहा है? इतनी रात को तो राजमहल में वही चर्चा होती है जिन्हें राजा को गुप्त रखना होता है। शायद राजा शिशिर और राजा केशव कोई गुप्त योजना बना रहे हैं, परंतु मुझे एक बार देखकर आना चाहिए कि राजा शिशिर अपने कक्ष में है या नहीं। मंत्री विद्यानंद राजा शिशिर के कक्ष में जाकर देखते हैं तो राजा शिशिर तो गहरी नींद में सो रहे थे। तो मंत्री विद्यानंद को कुछ शक होता है। मंत्री विद्यानंद ने बड़ी ही सावधानी से उस आवाज का पीछा शुरू कर दिया और वो राजा केशव के कक्ष के पास उस आवाज का पीछा करते हुए चले गए। जब वो राजा केशव के कक्ष के पास पहुँचे तो उन्हें वहाँ से एक आदमी निकलता हुआ दिखाई दिया। मंत्री विद्यानंद ने छिपकर उन्हें ध्यान से देखा, लेकिन उसे उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आया। इस व्यक्ति की कदकाठी से मुझे लग रहा है कि मैंने इसे जरूर पहले भी कई बार देखा है, परंतु मुझे याद नहीं आ रहा कि ये कौन है। लेकिन ये जो भी था, ये इतनी रात को राजा केशव के कक्ष में क्या कर रहा था? मंत्री विद्यानंद ने उस आदमी का पीछा करना शुरू किया और देखा कि वो एक गुप्त रास्ते से चला जा रहा है और उसी राह पर चल रहा है जिस राह पर राजा शिशिर का राज्य आता है। कुछ देर बाद वो व्यक्ति राजा शिशिर के महल के पास पहुंचता है और महल के अंदर जाने लगता है। तभी मंत्री विद्यानंद ध्यान से देखता है कि वो आदमी राजा शिशिर के महल का एक दास है। जब ये आदमी राजा शिशिर के महल का दास है तो इतनी रात गए राजा केशव के पास क्यों गया था? कोई ना कोई बात तो जरूर है, वरना एक राज्य का दास दूसरे राज्य के राजा के पास इतनी रात गए किस काम के लिए आएगा? मंत्री विद्यानंद छिपता हुआ महल के अंदर आ गया और उसने देखा कि वो दास रानी कीर्ति के कक्ष की तरफ जा रहा है। मंत्री विद्यानंद चुपके से रानी कीर्ति के कक्ष के बाहर छिपकर खड़ा हो गया और उसने सुना, आपने ठीक कहा था रानी, राजा शिशिर युद्ध में राजा केशव का ही साथ देने वाले हैं और राजा केशव ने उन्हें पूर्णतः अपने विश्वास में ले लिया है। मुझे पूरा यकीन था कि ऐसा ही होगा, परंतु तुम ये बात किसी को पता मत लगने देना कि तुम राजा केशव के पास गई थी। अगर किसी को भी पता लग गया तो हम फंस सकते हैं। ये सब क्या हो रहा है? क्या रानी कीर्ति राजा शिशिर के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रही है? परंतु रानी कीर्ति ऐसा नहीं कर सकती। वो एक पतिव्रता नारी है और उन्होंने तो सदैव ही राजा शिशिर के मंगल की कामना की है। मुझे दाल में कुछ ना कुछ काला लगता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो मेरी आंखों के सामने दिख रहा है वो सत्य नहीं, परंतु सत्य उसके पीछे छुपा हुआ है। मंत्री विद्यानंद यही सोचते सोचते छिपते छिपाते हुए राजा केशव के महल में वापस आते हैं और किसी की नजरों में न आते हुए अपने कक्ष में वापस आकर सो जाते हैं। तभी अगले दिन मंत्री सबसे पहले राशिर के कक्ष में जाते हैं। क्या बात है मंत्री जी, आप मुझे बहुत ही चिंतित लग रहे हैं। यदि कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हैं। महाराज, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें जो दिखाया जा रहा है वो असली सच्चाई नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। क्या मतलब? मुझे आपकी बात कुछ समझ नहीं आई मंत्री जी। आप जो भी बात करना चाहते हैं जरा ठीक से बताइए। राजन, कल रात को हमारे राजमहल का एक दास राजा केशव से मिलने के लिए आया था। मैंने उसका पीछा किया तो वो सबसे पहले रानी कीर्ति के कक्ष में गया और उनकी बातें मुझे बड़ी ही विचित्र लगी। ये क्या बात कर रहे हैं मंत्री जी? क्या आप रानी कीर्ति पर संदेह कर रहे हैं? अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं इसके विरुद्ध हूँ, क्योंकि मैं रानी कीर्ति को भली भांति जानता हूँ। वो कभी मेरे साथ छल नहीं कर सकती। यही बात तो कल रात से मेरे मस्तिष्क में घूम रही है राजन। मैं जानता हूँ कि रानी कीर्ति ऐसा नहीं कर सकती,
और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरी आंखों के सामने जो दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है। मुझे कुछ बातों पर संदेह है, परंतु आप चिंता मत कीजिए, सच्चाई तो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। मंत्री विद्यानंद के दिमाग में यही बात चलती रहती है। रात को वो यही सोचते हुए केशव के महल में घूमने लगते हैं। तभी उन्हें कक्ष से बड़ी ही विचित्र सी आवाज आती है। इस कक्ष से मुझे बड़ी ही विचित्र आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस कक्ष के अंदर कोई मौजूद है, परंतु ये कक्ष तो बाहर से बंद है। इसके अंदर कोई होता तो बाहर सांकल क्यों लगी होती। मंत्री विद्यानंद ऐसा सोच ही रहे होते हैं कि उन्हें फिर से अंदर से किसी की आवाज सुनाई देती है। मुझे एक बार इस कक्ष के अंदर जाकर देखना चाहिए। ऐसा लगता है कि किसी को बंदी बनाकर रखा गया है। मंत्री विद्यानंद जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाले होते हैं, तभी वहाँ का पहरेदार दौड़ते हुए आता है और मंत्री को अंदर जाने से रोक देता है। माफ कीजिएगा मंत्री जी, परंतु आप इस कक्ष के अंदर नहीं जा सकते। राजा केशव का ये हुक्म है कि कोई भी इस कक्ष के अंदर प्रवेश ना करे। दरअसल ये कक्ष उनकी माता का है, तो इस कक्ष से उनकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। इसलिए वो नहीं चाहते कि इस कक्ष के अंदर कोई भी प्रवेश करे। लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है पहरेदार जी। मैं यहाँ दरवाजा खोलकर कक्ष के अंदर नहीं जा रहा था, मैं यहाँ से चलकर जा रहा था, तो मेरे अंगुली से अंगूठी नीचे गिर गई, तो वही उठा रहा था। क्षमा कीजिएगा मंत्री जी, मैं भ्रमित हो गया। मैं भी आपको आपकी अंगूठी उठाकर देता हूँ। मंत्री विद्यानंद ने पहरेदार की आवाज सुनकर जानबूझकर अपनी अंगूठी नीचे गिरा दी थी, ताकि वो बहाना बना सके। पहरेदार उन्हें अंगूठी उठा कर देता है और मंत्री विद्यानंद अपनी अंगूठी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रात होती है तो आज भी उन्हें राजा केशव के कक्ष में वैसे ही आवाज सुनाई देती है। वो उनकी बातें छिपकर सुनते हैं। देखो दास, अभी तक तुम पर किसी को शक नहीं हुआ और आगे भी तुम पर किसी को शक ना हो, इस बात का ध्यान रखना। और रानी के लिए कुछ सामान है, बोले जाना। जी ठीक है महाराज। दास वो सामान लेकर राजमहल से निकल जाता है और मंत्री विद्यानंद उसका पीछा करते करते राजा शिशिर के महल में पहुंच जाते हैं। वो रानी कीर्ति के कक्ष के बाहर छुप जाते हैं। रानी, राजा केशव ने आपके लिए ये भेजा है और उन्होंने आपको याद दी है कि वे आपको याद कर रहे थे। दास, जब तुम अगली बार राजा केशव के पास जाओगे तो उन्हें मेरी याद भी देना। तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें यहाँ पर देखे। अपने स्थान पर चले जाओ। दास वहाँ से चला जाता है, परंतु रानी कीर्ति ने जो कहा उनके शब्दों पर मंत्री विद्यानंद को भरोसा नहीं हो रहा था। वो वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें रानी कीर्ति की आवाज सुनाई देती है। वो खुद से बातें करते हुए कह रही थी। मंत्री विद्यानंद की बुद्धिमानी के किस्से तो दूर दूर तक मशहूर हैं, परंतु मैं नहीं जानती थी कि वो इतना बड़ा बेवकूफ है जो इतने समय से मुझे पहचान नहीं पाया, और ना ही राजा शिशिर मुझे पहचान पाए कि उनकी रानी कीर्ति नहीं, अपितु राजा केशव की पत्नी मेधावती हूँ, जो अपना रूप बदलकर यहाँ बहुत बड़े षड्यंत्र के चलते रह रही हूँ। उसकी ये बात सुनकर मंत्री को सब कुछ समझ आ जाता है और वो जल्दी से छिपते हुए राजा केशव के महल पहुंचता है और राजा शिशिर के कक्ष में जाता है। राजा शिशिर गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन मंत्री उन्हें जगाता है। क्या बात है मंत्री जी, आप इतनी रात गए मेरे कक्ष में क्या कर रहे हैं? मंत्री विद्यानंद राजा शिशिर को सारी बातें बता देता है। क्या ये आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? और अगर आपने राजमहल में रानी कीर्ति की जगह रानी मेघावती अपना रूप बदल कर रह रही है, तो फिर रानी कीर्ति कहाँ पर है? इसका सीधा सीधा अर्थ है रानी कीर्ति की जान खतरे में है। मैं जानता हूँ महाराज, परंतु मैं ये भी जानता हूँ कि इस समय रानी कीर्ति कहाँ पर है। आप बस थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी रानी कीर्ति को लेकर आता हूँ। मंत्री विद्यानंद जल्दी से उसी कमरे के पास जाता है जहाँ पर उन्हें पहरेदार जाने से मना कर रहे थे।
वो धीमी आवाज से दरवाजा खोलकर जब अंदर आता है तो वहाँ रानी कीर्ति को बंदी बनाया गया था। वो रानी कीर्ति को आजाद करके राजा शिशिर के कक्ष में लेकर आते हैं। रानी, आप यहाँ पर बंदी थी, परंतु ये सब कैसे हुआ? राजन, राजा केशव ने 1 माह पहले मुझे अगवा करवाया था और राजवैद्य ने रानी मेधावती को मेरे जैसा रूप देकर उन्हें मेरे जैसा बना दिया और तब से ही वो आपके राज्य में रह रही हैं और आपके राज्य की छोटी छोटी जानकारी आपके दास के जरिए राजा केशव तक पहुंच रही है। राजा केशव आपका भरोसा जीतकर सबसे पहले राजा विक्रम को हराकर उनका राज्य हड़पना चाहते थे, ताकि कल को जब वो आपके साथ युद्ध करे तो आपका साथ देने के लिए राजा विक्रम आपके साथ ना हो। ये एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है। हमें इस राजमहल में ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, वरना इस बात की खबर राजा केशव को चली गई तो वो हमारा वध भी करवा सकते हैं। रानी बिल्कुल ठीक कह रही है राजन। हमें इसी क्षण महल से निकलकर राजा विक्रम के नगर जाना चाहिए और उन्हें ये सब बताकर अकस्मात ही राजा केशव के विरुद्ध युद्ध छेड़ देना चाहिए, वरना वो छल करके हमें हराने की नई नीति बनाएगा। मंत्री विद्यानंद राजा शिशिर और रानी कीर्ति के साथ छिपते हुए राजा विक्रम के नगर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर उन्हें सारी बातें बताते हैं। मुझे तो लगा था कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है राजन, परंतु यहाँ तो बात कुछ और ही थी। लेकिन जो भी हो, मुझे आप पर पूरा भरोसा है और मैं युद्ध में आपका साथ भी दूंगा। हम इसी क्षण राजा केशव के राज्य पर आक्रमण करेंगे। आप हमारे सच्चे मित्र हैं राजा विक्रम, हमें आपसे यही उम्मीद थी। मंत्री विद्यानंद अपने खास लोगों को राजा शिशिर के राज्य में भेजते हैं और युद्ध के लिए आगाह कर देते हैं। राजा शिशिर और राजा विक्रम की सेना मिलकर आधी रात को ही राजा केशव के राज्य पर आक्रमण कर देती है और राजा केशव युद्ध में मारा जाता है। उसके पश्चात राजा शिशिर का जो दास उनके साथ छल कर रहा था, उसे कड़ी सजा दी जाती है और रानी मेधावती, जो कि रानी कीर्ति का रूप लेकर राजमहल में रह रही थी, उन्हें भी संपूर्ण जीवन के लिए कारागार की सजा दी जाती है। और मंत्री विद्यानंद की बुद्धिमानी से राजा शिशिर और उनका राज्य इतनी बड़ी विपदा को आने से पहले ही रोक पाते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।